मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लंबा इतिहास, लेकिन अभी 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। पिछले काफ़ी समय से मैं लगभग 5-6 महीने से 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का कार्यकाल ले रहा था। अभी 100 वर्ष पीछे गया हूँ। 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री जब भारत में होती है और उनके जो कारनामे कृत सब शुरू होते हैं, तो वो एक 100 वर्षों का घटनाक्रम भी आपके सामने मैंने रखा। कहाँ कहाँ किसका कैसे कैसे प्रतिकार हुआ। और 1857 में इतना बड़ा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, आश्चर्यजनक था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, तो ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये हिस्सा बन गया भारत पूरे का पूरा। और फिर वो एक प्रोसेस था, राजवाड़ों के साथ, देशी राजाओं के साथ, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न परिस्थितियों के अंदर वो क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ये मैं पिछले 5-6 महीने से आपके सामने विषय ला रहा हूँ। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, मैंने लगातार आपके सामने विषय रखा है। अभी भी एक महिला नेत्री ही मैंने 2 दिन पहले आपके सामने रखी है, कित्तूर की महारानी चेन्नम्मा। वीरता का, शौर्य का, साहस का, हिम्मत का ऐसा उदाहरण जो विश्व में, पूरे विश्व में नहीं मिलता। ऐसी ही एक अल्पवयस्क छोटी आयु की कुमारी मैना नाम की ये लड़की, इसका कमाल देखिए, इसकी वीरता देखिए, इसका साहस देखिए, इसका त्याग, तपस्या, बलिदान देखिए। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नाना साहब की अल्पवयस्क दत्तक पुत्री, जिसका आज हम वर्णन करने जा रहे हैं, स्मरण करने जा रहे हैं, कुमारी मैना की ऐसी दर्दनाक कहानी है, ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका ब्रिटिश क्रूरता के इतिहास में भी दूसरा उदाहरण मिलना कठिन है। एक तरफ भारतीय शासक नाना साहब पेशवा के अंदर छिपी मानवीयता, आएगा बीच में सब कुछ विस्तार से आएगा। भारतीय शासक नाना साहब पेशवा के मन में छिपी मानवीयता एक और दूसरी तरफ सत्ता के क्रूर कारनामों का कोरा चिट्ठा खोलती है ये घटना। 26 जून 1857 को नाना साहब, जानना पड़ेगा, मैंने नाना साहब के ऊपर एपिसोड दिए हैं पहले, लेकिन अब चूंकि इस घटना के साथ भी सीधा संबंध है उनका, ये उनकी दत्तक पुत्री है, तो इसके बारे में, नाना साहब के बारे में भी कुछ जानना आवश्यक है। 30 जून को एक भव्य समारोह हुआ जिसमें नाना साहब का राज्याभिषेक हुआ और उनको पेशवा की उपाधि भी दी गई। इसके बाद वो नाना साहब पेशवा कहलाने लगे। पेशवा की उपाधि से विभूषित किया गया था, लेकिन ये बात अंग्रेजों को नहीं पची, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया।
राज्याभिषेक होने के बाद नाना साहब पेशवा एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। राज्याभिषेक मतलब बहुत बड़ा कांटों का एक ताज जैसे उन्होंने सिर पे रख लिया हो। यद्यपि उनके पास तांत्या टोपे जैसे वीर, साहसी और अच्छे सलाहकार उपलब्ध थे, उनका अपना योगदान रहा। 1857 की क्रांति के सूत्रधार के रूप में जिन लोगों के नाम आते हैं, तांत्या टोपे, नाना साहब पेशवा, और भी सबके मैंने दिए हैं, सबका आपके सामने एक एक दो दो एपिसोड मैंने आपके सामने लाए हैं। लेकिन नाना साहब को तो उस पूरे महासंग्राम का 1857 की क्रांति का सूत्रधार के रूप में भी लिया जाता है। खुद लड़े फ्रंट लाइन पर वो एक विषय है, परंतु उस पूरी क्रांति को ऑर्गेनाइज करने में, भिन्न भिन्न वर्गों का सहयोग लेने में, सैनिकों विद्रोह से लेकर और आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट में, साधु संत महात्माओं से लेकर महिला पुरुष युवाओं का, सब प्रकार के वर्गों का सहयोग लेने में नाना साहब पेशवा का बहुत बड़ा योगदान था। चूंकि नाना साहब ने इसकी पेशवा की उपाधि को स्वीकार नहीं किया था, लखनऊ से कानपुर तक नाना साहब का परचम लहरा रहा था। ये क्षेत्र उसने जीत करके अपने कब्जे में कर लिया था। अंग्रेज एक एक जगह से पीछे हट रहे थे और कुछ देशी राजा भी इसके अंदर नाना साहब पेशवा के आगे टिक नहीं पाए थे। लखनऊ से कानपुर तक एक ही झंडा लहराता था, वो नाना साहब पेशवा का। नाना साहब पेशवा की निरंतर विजय से अंग्रेजी साम्राज्य का जो पूर्व दिशा में उदित होने वाला सूर्य था, वो शायद वहीं रहता, आगे ना बढ़ता। इस डर से, भय से नाना साहब पेशवा उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार थे, बाधा थे। अंग्रेजों ने तैयारी कर ली कि नाना साहब पेशवा को हमको हर हालत में हराना है, पर उनको हराना आसान नहीं था। इस प्रकार नाना साहब और तांत्या टोपे को जो मुकाबला करना पड़ा, नाना साहब और तांत्या टोपे उनके सलाहकार भी थे, उनके सेनापति भी थे। उनको किनका सामना करना पड़ा? जनरल हविल्डर का, और इसके अतिरिक्त रोनाल्ड, कर्नल नील, हैवलॉक, आउट्रम, कैंपवेल और नेपाल के महाराणा जंग बहादुर की सेना भी। इन शूरवीरों को, इतने सारे लोगों के साथ एक साथ, उनको लगता था कि नाना साहब की दीवार अगर हम नहीं गिराएंगे, हम पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। एक्सेम्पलरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुप्रतिभा का मालिक नाना साहब पेशवा, दूरदर्शी, बहुत बड़ा प्लानर, ऑर्गेनाइजर, योजक, संगठक, ये सारे गुणों से, और तांत्या टोपे जैसे सेनापति उनके साथ थे। लेकिन इतने बड़ी सेना के सामने नाना साहब की इस युद्ध में हार हुई और नाना साहब अंग्रेजों से बचते हुए कानपुर से कहीं दूर निकल गए। इनका सब परिवार बिखर गया और इनकी वो अल्पवयस्क छोटी आयु की पुत्री, दत्तक पुत्री कुमारी मैना पिठूर के राजमहल में अकेली रह गई। बिठूर के राजमहल में अकेली रह गई। वो अकेली रहने के कारण नाना साहब की हार के बाद ब्रिटिश सेना बिठूर की ओर बढ़ी। नाना साहब तो उनके हाथ में नहीं आए, यद्यपि हार गए,
लेकिन वहाँ से निकल गए। बिठूर में जाने का मतलब था एक बहुत बड़ा क्रोध और बहुत बड़ा उनके अंदर अंग्रेज का प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर, ये सब इन्वॉल्व है इस समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो चुकी है। बिठूर के राजमहल को घेर लिया गया। ब्रिटिश सेना का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उसकी ओर से आदेश मिल चुका था सेनापति हे को, मिस्टर हे, कि उस महल को तोप से उड़ा दो, ध्वस्त कर दो। हे अपनी सेना के साथ बढ़ गया बिठूर की तरफ, घेर लिया बिठूर को। पर वो उड़ाने से पहले अंदर इस भाव से गया कि कुछ मुझे कीमती चीजें मिल जाएंगी, वो मैं अपने कब्जे में करूं, फिर मैं उड़ाऊंगा। जैसे ही वो अंदर एंटर किया, उसका सामना हुआ कुमारी मैना से। मैना को देखते ही वो थोड़ा सा स्टन सा हो गया। ये कुमारी मैना जनरल हे, सेनापति हे की बेटी की मित्र थी, फ्रेंड थी, और दोनों को आपस में बहुत ज्यादा गहरा प्यार था। लेकिन चूंकि उसकी बेटी का निधन हो चुका है और इसके मन में आया कि अरे अरे ये तो उसकी सहेली है, तो इसको उड़ाने से पहले इसको मैं कहता हूं कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम यहां से निकल जाओ, उड़ाना तो मुझे पड़ेगा ही। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगी, आपको जो करना है कर लो, मैं तो मुकाबला करूंगी, लड़के मरूंगी, मैं निकलूंगी नहीं यहां से। अब ये सब सुनने के बाद कर्नल हे ने, सेनापति हे ने ऊपर लिखा, और ऊपर से आउट्रम को ये ऑर्डर हुआ, मिस्टर आउट्रम को ये ऑर्डर हुआ कि जाओ तहस नहस कर दो ये जो मिस्टर हे ने किया है, जो रोका है, अभी तक उसको मारा नहीं है। हमको नाना साहब से बहुत बदले लेने हैं, उन्होंने कई जगह हमें परास्त किया है, हमने उन सारे नर नारी जो उसमें मारे गए हैं अंग्रेज, उनका बदला लेना है, और अच्छा है उसकी दत्तक पुत्री जो आपके हाथ लगी हुई है खत्म कर दो उसको, और भी संबंधी सगे ढूंढ करके उनको उड़ा दो। अब ये मेरी सहेली की मित्र है, ये सोच करके इसने ऊपर लिखा कि मैं क्या करूं, इसको अरेस्ट कर लूं, लेकिन नहीं, उड़ा दो। तो जब आउट्रम आया तो वो पूरी तैयारी के साथ आया था। आउट्रम ने आकर के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की ओर से ये था कि नाना साहब को गिरफ्तार करना है, तांत्या टोपे को भी उड़ा देना है, नाना साहब के सगे संबंधियों को भी उड़ा देना है, और कुमारी मैना को भी उड़ा देना है। कुमारी मैना को अरेस्ट करना है, ये सोच करके कि उसके मुंह से हम निकलवा सकेंगे और उसके माध्यम से हम नाना साहब पेशवा तक, नाना साहब तक पहुंच सकेंगे। लॉर्ड कैनिंग की ओर से मिस्टर आउट्रम ने ये निर्देश लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। आउट्रम बहुत क्रोधित था। आउट्रम ने बिठूर पहुंचकर राजमहल को तोप से उड़ाने की बागडोर अपने हाथ में ले ली। सेनापति के इस व्यवहार पर सेनापति हे, जो उसने नहीं उसको अरेस्ट किया और नहीं उसको मारा और तोप से नहीं उड़ाया, इसकी भर्त्सना, इसकी आलोचना सारे ब्रिटिश के अंदर हुई। और वहाँ का एक पत्र था, न्यूज़पेपर टाइम्स के नाम से, 6 सितंबर को एक लेख के अंदर इस प्रकार से छपा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक
उस दुर्दांत नाना साहब को कहीं पकड़ नहीं सकी, जिस पर बहुत सारे अंग्रेजों के कत्ल का आरोप है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। ये 6 सितंबर के टाइम्स में लंदन में छपा। उस दिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स सभा में भी सर थॉमस हे, जिसकी पुत्री की वो मित्र थी, एक रिपोर्ट पर बड़ी आलोचना हुई जिसमें सर हे के द्वारा नाना की इस कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। अब नाना की इस कन्या के साथ क्या होता है, कैसे होता है और ये क्या उदाहरण प्रस्तुत करती है, आज शायद इससे पहले ऐसा इतिहास सारी दुनिया के किसी कोने में नहीं रचा गया होगा जो कुमारी मैना ने इतिहास रचा। इस इतिहास को जानने के लिए हमको कल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनंत असीम अनगिनत क्रांतिकारियों के बलिदान, शहादत और 190 वर्ष के इतिहास में भी मैंने कहा था कि ये वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस और 1857 से भी पहले 1757 में हुई कुर्बानियाँ, ये सब उसके परिणाम स्वरूप हमको आज़ादी मिली। इस विषय को मैं कई बार ले चुका हूँ। अगर ये मेरा प्रयास उन सब महान क्रांतिकारियों को सामने लाने का जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, कोई जानता तक नहीं, हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, कांग्रेस ने लेके दी। इनके बारे में मैं समय समय पर हर रोज़ हर बार विस्तार से रख रहा हूँ और आपके लिए प्रश्न भी रख रहा हूँ कि एक अंग्रेज, कांग्रेस का एक लीडर जिसको फांसी लगी हो, कांग्रेस का एक लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, कांग्रेस का एक लीडर जो जेल में ब्रिटिशर के अत्याचारों के द्वारा जो शहीद हुआ हो, एक नाम पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। तो किन लोगों ने आज़ादी दिलाई और उन लोगों को हम जान भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे। सब लोग समझ पाए, जान पाए और आने वाली जनरेशन इन बातों को समझ करके उनको श्रद्धांजलि दे सके, स्मरण कर सके और आज की जो चुनौतियां हैं और आज के जो खतरे हैं उन सबको भांप करके वो इतिहास की उन गलतियों का ना दोहराते हुए जिसके कारण हम गुलाम हुए, फिर से गुलामी हमारे द्वार पर दस्तक न दे, उसके लिए मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। सिंध के राजा दाहिर से लेके सुभाष चंद्र बोस तक लाऊंगा और ऐसे 500-700 अज्ञात अनसंग हीरोज़, नायक और नायकों को आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस प्रयास को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।